नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा यानी मेंस के अंतर्गत गोंडवाना रियासत को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो गोंडवाना रियासत है ये एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस का किस यूनिट का पार्ट है। देखें, ये एमपीपीएससी मेंस के पेपर 1 के पार्ट 1 या पार्ट ए का यूनिट 5 का ये हिस्सा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, ये इसका टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों में पहला जो रियासत पढ़ने वाले हैं वो है गोंडवाना रियासत। आज हम टॉपिक को समझेंगे, इसके बाद में हमारा पार्ट 1 है, इसमें जो हम पढ़ेंगे इसके बाद में जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक को समझेंगे, इसके बाद में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी को डिस्कस करेंगे। आप बस ध्यान से हमारे सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपको काफ़ी लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसका सामान्य परिचय लेंगे हम लोग, किसकी स्थापना किसने करी, संस्थापक कौन है। इसके बाद ये जो वंश का क्या क्या नाम है, इनका शासन का क्षेत्र कहाँ है, हम एमपी के मैप पे समझेंगे कि वर्तमान में और पहले के मैप में इनका शासन का क्षेत्र में कहाँ था। ठीक, तो इनके शासन का क्षेत्र कहाँ रहा है एमपी में, उसको हम समझेंगे। इसके बाद में ये जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है इनके बारे में, तो जानकारी का माध्यम या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो जानेंगे। मुख्य शासक इनमें कौन कौन रहे हैं, संस्थापक से लेकर इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद उत्पत्ति के विषय में, जो वंश है संस्थापक की उत्पत्ति के विषय में क्या कहा गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में राजधानियाँ, इसमें कई बार राजधानी परिवर्तित हुई है, तो किसने कब कब क्या क्या राजधानी रखी है उसको भी डिस्कस करेंगे। गढ़ा इनकी पहले राजधानी थी, इसके बाद में कई बार ये परिवर्तित होती गई। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का परिचय लेंगे हम कि जो संस्थापक हैं यादव राय, इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप पे काम की है जो आपको मेंस में और प्री में काम आ सकती है। इसके बाद उत्तराधिकारी यानी संस्थापक यादव राय के बाद में कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए हैं और इसके संबंध में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य शासक जो इनके बाद में शासक हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो ये हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए शासन का इनका क्षेत्र कहाँ रहा है इसको देखते हैं। देखिए इनके शासन का क्षेत्र था दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लीमैन ने कहा है इसमें कि छिंदवाड़ा, यहाँ पर बिलासपुर, पन्ना और यहाँ पर चांदा, यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व में बिलासपुर, पश्चिम में छिंदवाड़ा, ऊपर पन्ना, नीचे चांदा, इन चारों के मध्य में इनका विस्तार था। आप देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, चांदा जो है महाराष्ट्र में आता है। ठीक, तो वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार था। बात क्लियर है, तो इतने क्षेत्र में इनका विस्तार था। ठीक, ये पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, उमरिया सब इनके अंतर्गत आता था। क्लियर है बात, तो इस पार्ट में इनका विस्तार था। ठीक, चलिए देखिए ये इनका पुराना मैप है। अब देखिए इस मैप में समझने का प्रयास करें, ये इनका शासन का क्षेत्र था। ये देखिए अब इसमें देखें जो आपका वर्तमान एमपी है इसको पहचानने का प्रयास करें। ये देखें, अब देखिए ये हमारा एमपी का मैप है, यहाँ देखिए आप देख पा रहे हो, ये एमपी का मैप दिख रहा होगा आपकी साइड से, इसकी बाउंड्री ऐसी आ रही है। ठीक, ये देखो यहाँ से ऐसा कट के एमपी ऐसा आता है, तो ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, वर्तमान में ये अलग हो चुका, लेकिन उस समय पूरा एक था, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। अब ये आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट है चांदा, ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, तो ये एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तो इतने क्षेत्र में इनका विस्तार था। ये बेसिकली दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़, ये एमपी, तो छत्तीसगढ़ से लगे एमपी वाले पार्ट में इनका विस्तार था। इतना क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो जो गोंडवाना रियासत है इसे गढ़कटंगा और गढ़मंडला भी कहा गया है। बात क्लियर है। अब जो गढ़मंडला है, जब इसकी राजधानी, जब गोंडवाना रियासत की राजधानी मंडला की गई तब इसका नाम पड़ गया गढ़मंडला। ठीक, तो गढ़कटंगा और गढ़मंडला एक ही रियासत के नाम है। आपसे क्वेश्चन बनेगा प्री में और मुख्य परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। संस्थापक थे यादव राय,
यादव राय इनके संस्थापक थे। यह आपसे क्वेश्चन बनेगा प्री और मेंस में, दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए 14वीं सदी में यादव राय ने गढ़ा की राजकुमारी, जो आपका दमोह वाला क्षेत्र है उसे गढ़ा कहा गया है, तो गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह कर कर गढ़ा या गोंड वंश की स्थापना करी। इसे वर्तमान में गोंडवाना रियासत कहा जाता है। बात क्लियर है। तो यादव राय ने राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया, जो कि गढ़ा की शासिका, गढ़ा की राजकुमारी थी, और उसी के बाद में इनका जो है इसी के आधार पर उन्होंने गोंड वंश की स्थापना करी है। बात क्लियर है। तो किसने करी है और कैसे इसकी स्थापना करी है, किससे विवाह किया, उसके बाद में स्थापना हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब जो हमें वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम आपको पढ़ा पा रहे हो और आप हमसे पढ़ पा रहे हो, और जो बुकों में इंफॉर्मेशन है, तो उसकी जानकारी का सोर्स क्या है? यह सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 3 बुक है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन 3 मुख्य बुक है। पहला आपका रामनगर अभिलेख है, जो कि मंडला से प्राप्त हुआ है। दूसरा आपका है रामनगर शिलालेख है, जो कि मंडला से प्राप्त हुआ। दूसरा है गणेश नृप वर्णनम, जो कि अभिलेख है, जो हमें ये आपका अभिलेख है। ठीक है, तो रामनगर शिलालेख, उसके बाद गणेश नृप वर्णनम, ये अभिलेख है। उसके बाद में तीसरा है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो रामनगर शिलालेख, गणेश नृप वर्णनम और अकबरनामा, ये 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारी, जहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। बात क्लियर है। या इसके आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब देखिए एक बात समझे कि जो रामनगर शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान में गोंडवाना रियासत, या जो रामनगर शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि गोंडवाना रियासत में यादव राय, जो संस्थापक यादव राय से लेकर, यानी रामनगर शिलालेख में यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का वर्णन है। बात क्लियर है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गोंडवाना रियासत के 54 शासकों का या इनके शासकों का या इनकी वंशावली का वर्णन किस अभिलेख में है, तो आंसर होगा आपका, सॉरी, किस शिलालेख में है, तो आंसर होगा रामनगर शिलालेख में इनके 54 शासकों का, यानी यादव राय से लेकर हृदय शाह तक इनके 54 शासकों का इसमें वर्णन किया गया है। और देखिए, और जो आपका गणेश नृप वर्णनम है, इसमें 63 शासकों का इसमें वर्णन है। 54 श्लोकों में 63 शासकों का इसमें वर्णन है। ठीक, तो इस अभिलेख में 54 गौण शासक और इसमें 63 शासकों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, बात क्लियर है। तो यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासक का इसमें वर्णन किया गया। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अब इसके बाद देखें। अब देखिए, जो प्रमुख शासक रहे हैं यादव राय से लेकर हृदय शाह तक, या उसके बाद तक जो भी शासक रहे हैं, उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन शासक रहे हैं और किसके बाद किसने शासन किया। देखिए, सबसे पहले जो शासक थे, सबसे पहले आपके शासक थे जिनका नाम था यादव राय। क्या थे? यादव राय। इनका समय था 1328 से लेकर 1440 के बीच में, इस बीच में इन्होंने स्थापना करी है। ठीक, कंफर्म नहीं है, तो 1328 ईस्वी से लेकर 1440 के बीच में इन्होंने स्थापना करी है। ये समय आपको ध्यान देना है। ठीक, यादव राय के बाद कौन आते हैं? इसके बाद आपके आते हैं खरजी। कौन आते हैं? खरजी। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं यादव राय, फिर आते हैं खरजी। इसके बाद आपके आते हैं गोरक्षदास। कौन आते हैं? गोरक्षदास। फिर आते हैं सुखनदास। कौन आते हैं? सुखनदास। फिर आते हैं अर्जुन दास। अब जो अर्जुन दास थे, इनके 2 पुत्र हुए, जोगीदास और आमहड़दास। कौन हुए? जोगीदास और आमरदास। ठीक है, अब देखिए, तो जो इनके जोगीदास थे और आमरदास थे, तो आमरदास से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए तो वो 2 थे, तो आमरदास इनके बड़े पुत्र थे और जोगीदास इनके छोटे। तो आमरदास से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने अपने छोटे बेटे यानी जोगीदास को शासक बना दिया। अब इससे नाराज आमरदास ने अपने पिता की हत्या कर दी।
ठीक, बात क्लियर है। और खुद शासन पर खुद जो है गद्दी पर बैठ गया, यानी अर्जुन दास के बाद में अपने पिता की हत्या करके आमड़ दास जो है शासन ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक, तो आमड़ दास जो है इसके बाद शासक बन गया अपने पिता की हत्या करके। इसे ही संग्राम शाह या इसे ही संग्राम सिंह कहा गया है। बात क्लियर है। अब देखिए, जब इन्होंने अपने पिता की हत्या की, इससे पूरे साम्राज्य में काफ़ी लोग नाराज हुए, इनके मंत्री जनता काफ़ी इससे नाराज हुई और इन्होंने आमरदास का विरोध किया। इससे परेशान होकर आमरदास यहाँ से भाग गया और कुछ समय के लिए रीवा के राजा वीरदेव बघेल जो है, कौन, वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने शासन किया। ठीक, तो आमरदास के बाद में कुछ समय के लिए रीवा के राजा वीर सिंह देव बघेल ने शासन किया। इसके बाद में आमरदास वापस आए, इन्होंने माफ़ी मांगी किससे, रीवा के राजा से, और वापस से सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक, तो अर्जुन दास के बाद में आमरदास बने, ये भाग गए। इसके बाद रीवा के राजा ने शासन संभाला कुछ समय के लिए। उसके बाद में आमरदास वापस आए, तो वीर सिंह देव से संबंध अच्छे किए और वापस से सत्ता प्राप्त कर ली। बात क्लियर है। अब देखिए, अब जो आमरदास है इनकी दो पुत्र इनको होते हैं। ठीक, इनको जो है आमरदास जो है इनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन सी, सुमति और पद्मावती। कौन सी थी, सुमति और पद्मावती। तो पद्मावती से इनको दो पुत्र होते हैं, दलपत शाह और चंद्र शाह। तो आमरदास के बाद में आते हैं दलपत शाह। कौन आते हैं, दलपत शाह, जो उनके बड़े बेटे थे। बात क्लियर है। आमरदास की दो पत्नी थी, सुमति और पद्मावती। तो पद्मावती से इन्हें दलपत शाह और चंद्र शाह हुआ। तो आमरदास के बाद में इनका पुत्र आता दलपत शाह। बात क्लियर है। अब देखो, तो दलपत शाह है, इनका विवाह होता है चंदेल की रानी दुर्गावती से। ठीक, किससे होता है, रानी दुर्गावती से। और उनसे इनको पुत्र प्राप्त होता है वीर नारायण सिंह। अब इसके बाद में जब वीर नारायण सिंह 5 साल का था तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दलपत शाह के बाद में वीर नारायण सिंह को राजा बनना था, लेकिन उनकी उम्र कम थी, तो उनके स्थान पर उनकी माँ यानी रानी दुर्गावती शासिका बन गई, रानी दुर्गावती। बात क्लियर है। देखो, जो दलपत शाह है, इनकी जो रानी थी, इनकी पत्नी रानी दुर्गावती ने शासन संभाला अपने पुत्र वीर नारायण सिंह के स्थान पर। ये क्लियर है आपको। चलिए अब देखें इस बात। इसके बाद आती हैं रानी दुर्गावती के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं आमरदास के भाई, दलपत शाह के भाई यानी चंद्र शाह। ठीक, बात क्लियर है। कौन होते हैं, चंद्र शाह। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं मधुकर शाह। फिर आते हैं प्रेम शाह या प्रेम नारायण। फिर आते हैं हृदय शाह। कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हृदय शाह। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं छत्र शाह। ठीक, इसके बाद आते हैं केरारी शाह। कौन से आते हैं, केरारी। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद में आते हैं हरि सिंह। फिर आते हैं पहाड़ सिंह। ठीक, फिर आते हैं नरेंद्र शाह। कौन आते हैं, नरेंद्र शाह। फिर आते हैं, इनके बाद में आते हैं, इसके बाद में आते हैं महाराज शाह। कौन आते हैं, महाराज शाह। फिर आते हैं शिवराज शाह। कौन आते हैं, शिवराज शाह। इसके बाद में आते हैं दुर्जन शाह। फिर आते हैं निजाम शाह। फिर आते हैं नरहरि शाह। फिर आते हैं
सुरेन या सुमेर शाह? कौन आते हैं? सुमेर शाह। इस प्रकार से शासक रहे हैं। ठीक, तो जो आपको क्लीमेन है उनके अनुसार संस्थापक थे यादव राय और अंतिम शासक थे सुमेर शाह। बात क्लियर है? चलिए, तो संस्थापक थे यादव राय और अंतिम शासक थे आपके सुमेर शाह क्लीमेन के अनुसार। बात क्लियर है? तो ये शासक रहे हैं। और इसके बाद देखें, इतना पर्याप्त है। तो ये शासक आपके, ये प्रमुख शासक रहे हैं, इनको आपको याद करना है, प्री में आपको काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। चलिए, अब देखिए इसके बाद में जो राजधानियां हैं, तो उनकी 5 राजधानी रही हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो यादव राय हैं, जब उन्होंने गौंड वंश की स्थापना करी तब राजधानी थी गढ़ा। ठीक, वर्तमान में दमोह वाला क्षेत्र है, तो गढ़ा इनकी पहली राजधानी थी। इसके बाद में दलपत शाह ने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया, यानी दमोह वाले क्षेत्र को। वर्तमान में आपका जो दमोह है वाला क्षेत्र है, ये आपका दमोह है। बेसिकली ये आपका दमोह वाला क्षेत्र है। इसके बाद में सिंगौरगढ़ यानी जबलपुर और दमोह के बीच में रास्ता पड़ता है सिंगौरगढ़ का। ठीक, तो यादव राय ने गढ़ा को राजधानी बनाया। इसके बाद दलपत शाह ने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया। इसके बाद में रानी दुर्गावती ने चौरागढ़, जो कि नरसिंहपुर में आता है, तो रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ को राजधानी बनाया। इसके बाद में हृदय शाह ने रामनगर, जो कि मंडला वाला क्षेत्र है, तो रामनगर को राजधानी बनाया। इसके बाद में अंत में नरेंद्र शाह ने मंडला को राजधानी बनाया। और इसी के साथ में जो गोंड वंश है, जो गोंड रियासत है, इसका नाम पड़ गया गढ़ मंडला या गढ़ा मंडला। ठीक, तो 5 राजधानी रही हैं गढ़ा, ठीक, इसके बाद सिंगौरगढ़, चौरागढ़, उसके बाद में रामनगर, अंत में मंडला। 5 राजधानी रही है। और किसके समय कौन सी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। हम जब आगे डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अब देखिए इसमें जो आपका क्षेत्र रहा है, तो ये जो राजधानी थी, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये था गढ़ा वाला क्षेत्र था। ठीक, यादव राय की ये राजधानी थी। इसके बाद में इसके आसपास था आप ये देखो, ये आपका था सिंगौरगढ़, ये आपका था सिंगौरगढ़, ये गढ़ा है, ये सिंगौरगढ़ है। ठीक, बात क्लियर है? तो राजधानी पहले यहाँ थी गढ़ा, इसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पर हो गई, सिंगौरगढ़ हो गई। बात क्लियर है? इसके बाद में जो अगली आपकी राजधानी थी वो यहाँ से हटकर नीचे, यानी यहाँ पर आ गई। कहाँ पर? यहाँ पर नीचे आ गई। कहाँ पर आ गई? आपकी चौरागढ़ में आ गई। इसके बाद में देखेंगे आप, तो चौरागढ़ के बाद में रामनगर यानी मंडला यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई। ये सॉरी, देखिए ऐसा समझे आप, जो आपका राजधानी थी वो बेसिकली यहां से हटकर सबसे पहले यहां थी गढ़ा में, इसके बाद आई सिंगौरगढ़ में आई, इसके बाद यहां से आई आपकी चौरागढ़ में आई, इसके बाद में गई आपका जो मंडला है वहां पर चली गई, और बाद में मंडला को रामनगर, यहाँ साइड में रामनगर है, यहाँ पर इसकी राजधानी बन गई। बात क्लियर है? तो गढ़ा, इसके बाद राजधानी बन गई आपकी सिंगौरगढ़, फिर चौरागढ़, रामनगर, अंत में मंडला जो है उसको राजधानी बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसमें आपके सामने मैप है, इसको देखें आप। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी राजधानी कहाँ थी। ये आपका गढ़ा है, ये आपका सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, और यहाँ पर मंडला है, यहाँ पर रामनगर है। क्लियर है बात? चल, अब देखिए यादव राय जो है संस्थापक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सारी हमने कहानी पढ़ ली है कि कौन शासक कब रहा और किसने शासन किया और कौन कौन से प्रमुख शासक थे, डिस्कस कर चुके हैं। अब जो यादव राय हैं उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखें, जो यादव राय हैं इनका जन्म गोदावरी नदी जो है उसके निकट इनका जन्म होता है। बात क्लियर है? वहां पर सलेह गांव है। क्या है? सलेह गांव में इनका जन्म होता है। कहां पर? गोदावरी के निकट। क्लियर है बात? जो उनके पिता हैं जोध सिंह, इनका नाम था जोध सिंह पटेल। जोध सिंह पटेल इनके पिता का नाम था। अब ऐसा इनके बारे में कहा गया है
गणेश नृप वर्णनम में इन्हें कछवाहा, नागवंशी कछवा कहा गया है। क्या बोला गया है? नागवंशी कछवा। अब इनके संबंध में कहा गया है कि ये पहले एमपी में इनकी एंट्री कैसे हुई। तो आपका जो मध्य प्रदेश में लांजी वाला क्षेत्र है, लांजी यानी वर्तमान का बालाघाट, तो वहां पर लांजी में जो है वंश था, लांजी में जो है वंश था, वहां पर इन्होंने जॉब किया है, वहां पर इन्होंने सेवाएं दी हैं, या इसको अपनी भाषा में कहें तो वहां पर इन्होंने जॉब किया था। ठीक, तो लांजी यानी वर्तमान का जो बालाघाट है, वहां पर है वंश का शासन था, और उसके शासन काल में, उन्हीं के शासन में इन्होंने वहां पर सेवाएं दी, वहां पर जॉब किया। और इसके बाद में माँ नर्मदा की प्रेरणा से इन्होंने गड़ा की शासिका, गड़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया और गड़ा या गौंड वंश की स्थापना की। बात क्लियर है? तो जो यादव राय हैं, इन्होंने माँ नर्मदा की प्रेरणा से गड़ा की शासिका, गड़ा की राजकुमारी से विवाह कर गौंड वंश की या गड़ा वंश की स्थापना की है। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो यादव राय हैं, इन्होंने लांजी के है वंश शासक यहाँ सेवा प्रारंभ की है। माँ नर्मदा की प्रेरणा से दमोह शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर गौंड वंश की स्थापना की। अब जो इनकी उत्पत्ति के संबंध में हम जान चुके हैं, गणेश नृप वर्णनम में अभिलेख में यादव राय को नागवंशी कछवा कहा गया है। तो नागवंशी कछवा यादव राय को किस अभिलेख में कहा गया है, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब देखिए, जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो कौन हुए, तो इनके उत्तराधिकारी यादव राय के बाद में खरजी हुए, इसके बाद में कौन हुए, इसके बाद में गो रक्षदास हुए, इसके बाद में सुखनदास हुए, इसके बाद में अर्जुन दास हुए, फिर अंत में आमड़ दास हुए। इनका समय आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो ये इनके उत्तराधिकारी हुए, इनके संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक सोर्स है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल का ग्रंथ है। तो अकबरनामा से हमें इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक, 1460 तक शासन किया उन्होंने। गोरक्षदास ने 1480, इसके बाद सुखनदास ने 1500 ईस्वी तक, उसके बाद अर्जुन दास ने 1510 तक, आमड़ दास यानी संग्राम शाह या संग्राम सिंह ने 1543 तक शासन किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो संग्राम शाह है यानी जो आमड़ दास है, देखिए बात सुने, जो आमड़ दास है तो आमड़ दास इनका नाम है, संग्राम शाह इनकी उपाधि है। बात क्लियर है? तो इन्होंने शासन किया है 1510 से 43 तक, लगभग 33 ईयर इन्होंने शासन किया है। बात क्लियर है? अब जो अर्जुन दास, देखिए हुआ क्या था, बेसिकली हम जान चुके हैं। जो अर्जुन दास है तो इनके दो पुत्र होते हैं, जोगीदास और आमड़ दास। तो आमड़ दास से इनके संबंध, यानी जो अर्जुन दास हैं इनके पिता, तो अर्जुन दास से आमड़ दास के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे जोगीदास को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर आमड़ दास ने अपने पिता यानी अर्जुन दास की हत्या कर दी। इसके बाद में वो भाग गए। इसके बाद में कुछ समय के लिए रीवा के राजा वीर सिंह देव बघेल ने शासन संभाला। इसके बाद में आमड़ दास वापस आए, माफी मांगी, वापस से सत्ता प्राप्त कर ली और शासन किया। इनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति। अब इनकी जो पत्नियां हैं इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत ग्रंथ है रस रत्न माला। क्या है? रस रत्न माला। देखिए, और देखिए ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है आमड़ दास ने। बात क्लियर है? या उसको ऐसा कहें कि आमड़ दास का संस्कृत ग्रंथ है रस रत्न माला, उसी से हमें इनकी पत्नियों के संबंध में जानकारी मिलती है। बात क्लियर है? तो इनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति। जो पद्मावती, ऐसे दो पुत्र होते हैं, कौन कौन से? दलपत शाह और चंद्र शाह। बात क्लियर है? चलिए, ठीक है, दलपत शाह और चंद्र शाह, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब जो पद्मावती है, इससे दो पुत्र होते हैं, दलपत शाह, चंद्र शाह। दलपत शाह जो है, इसका विवाह होता है चंदेल वंश की शासिका, चंदेल वंश की राजकुमारी रानी दुर्गावती के साथ में दलपत शाह का विवाह होता है। क्लियर है बात? जो कि आमड़ दास का बेटा है। चलिए, संग्राम शाह। अब जो संग्राम शाह की उपाधियां, देखिए इनके जो 3 उपाधियां इनकी फेमस हैं।
कौन कौन सी? पहली है महाराजा श्री राजा आमरदास देव। क्या है? महाराज श्री राजा आमरदास देव, जिनकी उपाधि है। बात क्लियर है? दूसरी उपाधि है संग्राम शाह। गुजरात के शासक हैं बहादुर शाह, तो उनके किसी युद्ध में, उनके रायसेन युद्ध में इन्होंने सहायता की थी। यानी जो बहादुर शाह हैं गुजरात के शासक, तो बहादुर शाह की सहायता की थी अमरदास ने रायसेन विजय में। इसीलिए इसके बाद में खुश होकर बहादुर शाह ने अमरदास को उपाधि दी संग्राम शाह की। ठीक, तो पहली उपाधि है महाराज श्री राजा अमरदास देव, दूसरी है संग्राम शाह, तीसरी है 52 गणाधिपति। इनका इनके अंदर में इनके अंडर में 52 गढ़ यानी 52 तहसील थी। उसी कारण इन्होंने अपने आप को उपाधि दी 52 गणाधिपति। अब इनके अंदर 52 गढ़ या 52 तहसील थी। इसके संबंध में जानकारी मिलती है दो ग्रंथ हैं। पहला आपका है, यानी दो जानकारी के सोर्स हैं। पहला है रामनगर शिलालेख, दूसरा है गणेश नृप वर्णनम। बात क्लियर है? यह अभिलेख। ठीक, इनसे हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने, चूंकि 52 गढ़ के शासक, 52 गढ़ इनके अधीन थे, तो उसी कारण इन्होंने 52 गणाधिपति की उपाधि, तो 3 उपाधि हो गई इनकी, महाराज श्री राजा अमरदास देव, संग्राम शाह और 52 गणाधिपति। क्लियर है बात? चल, इसके बाद देखें इनके शासन का क्षेत्र कहाँ है। देखो इनके शासन के क्षेत्र की बात करें तो देखिए इनके शासन के क्षेत्र की बात करें तो कर्नल स्लीमैन के अनुसार संग्राम शाह के राज्य में 52 गढ़ शामिल थे, जिनका विस्तार उत्तर में पन्ना, दक्षिण में चांदा, पश्चिम में छिंदवाड़ा और पूर्व में बिलासपुर तक इनका विस्तार था। देखें 52 गढ़ थे, जिनका विस्तार उत्तर में पन्ना, ये आपका पन्ना वाला पार्ट है, दक्षिण में चांदा जो कि महाराष्ट्र में आता है, ये बिलासपुर, यहाँ पे जो पूर्व में बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, और वेस्ट में छिंदवाड़ा जो कि महाराष्ट्र में आता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वर्तमान का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनका विस्तार था। जिले कौन से हैं आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आपसे आ गया कि गौड़ वंश के शासन का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो आपको ये आपका आंसर बनेगा स्लीमैन के अनुसार इनके जो अमरदास के अंतर्गत 52 गढ़ थे, 52 तहसील थी, जिनका विस्तार इस प्रकार था। और जो अबुल फजल के ग्रंथ है अकबरनामा, तो उसने इसे मुल्क ए जुदा गाना के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। जो उनका साम्राज्य का विस्तार था, इसने कहा है उसे मुल्क ए जुदा गाना। बात क्लियर है? चलो अब देखें इसमें रस में। अब देखिए इनके शासन जो हमने डिस्कस किया कि शासन इनका कहाँ तक, इनका जो राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था। ये देखिए भारत का मैं दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर आपका गोंडवाना है, दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर आपका ये उज्जैन, ये आपका है सतपुड़ा पर्वतमाला। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये आपका विंध्याचल सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के नीचे यहाँ पर जो है देखें आप, यहाँ पर गोंडवाना रियासत है। इतने पूरे क्षेत्र में सतपुड़ा से लेकर आपका ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे क्षेत्र में इनका विस्तार था। यहाँ पर एमपी वाला पार्ट है। बात क्लियर है? चलिए और देखें जरा इसमें, एक मैप आपके सामने ये भी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में राजनीतिक उपलब्धियां। तो इन्होंने क्या किया, एक बात इन्हें क्लियर थी कि अगर मुझे अपने शासन को बढ़ाना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो मुझे अपने आसपास के जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनसे अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन्हें दिल्ली से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। कैसे? देखो कैसे किया ये, इन्होंने क्या किया, अपने जो इनके शासक थे, यानी कि जो अमरदास हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली सल्तनत से संबंध अच्छे करने का प्रयास किया। कैसे किया? इन्होंने क्या किया, उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे,
यानी कि इब्राहिम लोदी। ठीक, देखो दिल्ली सल्तनत में उस समय जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उनका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। ठीक, तो उस समय लोदी वंश का शासन था और इब्राहिम लोदी का शासन था। तो इनके समय लोदी वंश का शासन था और उसमें इब्राहिम लोदी सुल्तान था। तो इब्राहिम लोदी का भाई था जलाल, जो इसका विरोधी था। यानी जलाल ने इसका, इब्राहिम लोदी का विरोध कर दिया और भागा। जब वो भागा तब आमर दास ने, यानी संग्राम शाह ने जलाल को इब्राहिम लोदी के हवाले कर दिया और इब्राहिम लोदी के नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास किया। इससे दिल्ली सल्तनत से हमारा जो, इनका जो गौड़ रियासत थी वो सुरक्षित हो गई। बात क्लियर है? तो दिल्ली से इन्होंने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया ताकि जो अपनी सीमा है वो सुरक्षित रह सके। ठीक, तो पहला कार्य किया कि दिल्ली सल्तनत से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया इब्राहिम लोदी से। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हेल्प करी और उसके बाद में संग्राम शाह की उपाधि ली। इससे उनके संबंध अच्छे हुए। बघेल शासक जो है उनसे इनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। इसके बाद चंदेलों के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपने बड़े बेटे दलपत शाह का विवाह कर दिया। किससे? चंदेलों से। चंदेल की जो राजकुमारी थी रानी दुर्गावती, उससे विवाह किया ताकि इनके संबंध अच्छे हो सके। इस प्रकार से दिल्ली, गुजरात, बघेल और चंदेलों से इन्होंने संबंध अच्छे करने का प्रयास किया। बात क्लियर है? अब देखिए इनके संग्राम शाह की जो स्थापत्य कला थी, इसमें 3 जो स्थापत्य जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला इनका है बाजना मठ, जो कि जबलपुर में आता है। ये अब आपका बाजना मठ है। ये तांत्रिक विद्या के लिए का केंद्र है। तांत्रिक विद्या का केंद्र है ये। तांत्रिक मठ इसे कहा जाता है। तांत्रिक विद्या यहाँ पर मिलती है या तांत्रिक विद्या का केंद्र है। यहाँ पर शनि मंदिर भी है। ठीक, बात क्लियर है? तो तंत्र विद्या का केंद्र रहा ये। ठीक, तो जो आपका बाजना मठ है ये आपका जबलपुर में है। इसके बाद संग्राम सागर झील भी है। तो जो बाजना मठ का परिसर है इसी में संग्राम सागर झील है और इस झील में इसके केंद्र में एक एक यहाँ पर लघु महल है यहाँ पर, जिसे आम खास कहा गया है। ठीक, तो बाजना मठ जबलपुर में है और इसी परिसर में संग्राम सागर झील है और इस झील के केंद्र में एक लघु महल है जिसे आम खास कहा गया है। ठीक, चलिए इसके बाद में अगला है चौरागढ़ चौगान का किला। ये चौरागढ़ इसे चौगान का किला भी कहा जाता है। ये बेसिकली नरसिंहपुर में आता है। आमर दास ने 52 गढ़ों की विजय, 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करने, 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया। जब आमरदास ने, संग्राम शाह ने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने चौरागढ़ या चौगान का किला की स्थापना करी। ठीक, बात क्लियर है? और ये जो किला है बाद में रानी दुर्गावती ने यानी इनकी बहू ने इसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? चौरागढ़ को। बात क्लियर है? और इसी चौरागढ़ में इनके पुत्र यानी वीर नारायण सिंह, किसके पुत्र? रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई है। बात क्लियर है? तो 52 गढ़ों के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ। रानी दुर्गावती ने इसे राजधानी बनाया और वीर नारायण सिंह यानी इनके पुत्र का जन्म और मृत्यु इसी गढ़ में, इसी किले में हुई है। बात क्लियर है? चलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भैया चौरागढ़ का किला या चौगान का किला के संबंध में 3 शब्द लिखे। तो आपके पास बहुत सारे शब्द हैं लिखने के लिए। इसका स्थान कहाँ पर है, ये किसने स्थापना करी, किसने राजधानी बनाया, ये आपको सब काफी अच्छे शब्द हैं। चलिए इसके बाद दलपत शाह, आमरदास के बड़े बेटे दलपत शाह की बात हो रही है। 1543 से 1550 इन्होंने शासन किया। इनकी जो उपाधि है वो थी श्री महाराजाधिराज श्री राजा। श्री महाराजाधिराज श्री राजा इनकी उपाधि थी। सोर्स क्या है? जबलपुर में ताम्रपत्र है, वहां से इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने क्या उपाधि प्राप्त करी। ठीक, तो जबलपुर का ताम्रपत्र से इनकी उपाधि मिलती है। अब देखो राजधानी की बात करें तो राजधानी इन्होंने चेंज की है। इन्होंने गढ़ा यानी दमोह से लेकर इन्होंने राजधानी जो है सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया। किसको? सिंगौरगढ़।
ये बेसिकली जबलपुर और दमोह के क्षेत्र में पड़ता है, जबलपुर और दमोह के रास्ते में पड़ता है ये। तो जो दलपत शाह है इन्होंने राजधानी चेंज की, गढ़ा से चेंज करके सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, गढ़ा से सिंगौरगढ़ यानी दमोह राजधानी को चेंज किया। इसका जो उल्लेख है कि राजधानी चेंज की है, इसका उल्लेख मिलता है गणेश नृप वर्णनम अभिलेख में, इसका उल्लेख किया गया है। गणेश नृप वर्णनम में इसे गज सिंह दुर्ग कहा गया है। ये जो गढ़ है आपका सिंगौरगढ़ का, इसे गज सिंह दुर्ग कहा गया है। बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब जो दलपत शाह है ये कला संरक्षक के रूप में जाना गया है। अपने पिता के समान यानी पिता अमरदास के समान ये भी कला काफ़ी प्रेमी थे, कला के काफ़ी प्रेमी रहे हैं। इनके दरबार में 2 विद्वान थे। कौन कौन से थे? पहले थे आपके महेश ठाकुर, दूसरे थे केशव लोंगाक्षी। तो जो महेश ठाकुर हैं इनको इनकी माँ ने, जो आपके महेश ठाकुर हैं तो इन्हें दलपत शाह की माँ यानी पद्मावती ने विष्णुपुर नामक एक ग्राम दान दिया था। गढ़ा के निकट एक ग्राम था विष्णुपुर। तो पद्मावती ने, इनकी माँ ने महेश ठाकुर को विष्णुपुर ग्राम दान में दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इनकी 2 रचना फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? सर्वदेश वृत्तांत, कौन सा है? सर्वदेश वृत्तांत, और दूसरा है तिथि तत्व चिंतामणि। 2 इनकी रचना है। बात क्लियर है? इसके बाद अगले हैं केशव लोंगाक्षी। ठीक, तो महेश ठाकुर और केशव लोंगाक्षी किसके दरबार में थे? पहला क्वेश्चन। इनकी रचना कौन सी है? और जो विष्णुपुर ग्राम है किसने किसको दान किया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा, इसमें सहिष्णु शासक था, ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने मुसलमान और ब्राह्मण दोनों का सहयोग किया है बराबर रूप से। इन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मण विद्वान यानी महेश ठाकुर और मुसलमान संत यानी कपूर बाबा दोनों को समान रूप से दान दिया है, इसलिए इन्हें सहिष्णु शासक की उपाधि भी दी गई है। बात क्लियर है? तो इतना हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो है रानी दुर्गावती को डिस्कस करेंगे, जो कि दलपत शाह की पत्नी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।